अगले सीन में हम लोग थियोदर को देखते हैं जो कि एम्बर की बातों को याद कर रहा था। क्या तुम अपना वादा भूल गए हो? मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे धोखा देने का नहीं सोच रहे हो। तभी वहाँ पर मॉर्टन आते हैं प्रिंसेस के काफी सारे लेटर्स के साथ। वो कहते हैं कि प्रिंसेस अभी भी आपको काफी सारे लेटर्स भेज रही हैं। आपकी शादी उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं थी। जिस पर थियोदर उन्हें ठिकाने लगाने के लिए कहता है। मॉर्टन कहते हैं कि क्या आप इसे पढ़ेंगे भी नहीं? तो वो कहते हैं कि क्या मतलब है? वो सब तो बस एक ही चीज कहते हैं। मॉर्टन पूछते हैं कि क्या पैलेस में कुछ हुआ था? थियोदर बताता है कि उसे और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा। मॉर्टन पूछता है कि फेस्टिवल के बाद भी? तो वो हाँ कहता है। तभी थियोदर पैराशूट के बारे में पूछता है तो मॉर्टन कहते हैं कि वेल ये काफी अनएक्सपेक्टेड है कि आप ऐसा पूछेंगी। वो कहते हैं कि मैं चौंक गया था जब उन्होंने कहा कि वो घर के अफेयर्स के बारे में सीखना चाहती हैं, लेकिन वो हर चीज को काफी जल्दी सीख रही हैं। उन्हें बेसिक्स अच्छे से आता है और आगे वो बताता है कि उनका परिवार भी उनसे मिलने के लिए आया था लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। तो थियोदर कहता है कि अब से किसी को भी ग्रैंड ड्यूचेस को देखने ना दिया जाए। मॉर्टन पूछता है कि क्या आप फिर से डिवोर्स करने का सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि मुझे अच्छे से पता है कि क्यों आप दोनों ने शादी करने का डिसाइड किया था, लेकिन प्लीज आपको देखना पड़ेगा कि आप उन्हें कैसे बुलाते हैं अगर आपको सच में एक शादीशुदा कपल लगना है तो। और प्लीज अपना समय ऐसे यहाँ पर बिताना बंद कीजिए। क्या आपने उनके साथ थोड़ा सा भी समय बिताया है? क्योंकि आप गैदरिंग्स में काफी कम जाते हैं तो कम से कम आपको रूमर्स पे तो ध्यान देना ही चाहिए। थियोदर उनकी बात मान लेता है और कमरे की ओर जाने लगता है। रास्ते में वो विंडो के ऊपर पानी को देखता है जो कि अचानक से लाल हो जाता है। यहाँ पर वो वॉर के बारे में सोच रहा था। फिर वो आगे बढ़ जाता है अपने सिर को पकड़े हुए। कमरे में पहुंचने के बाद वो पैराशूट को देखता है जो कि कांप रही होती है। वो सोचता है कि मुझे लगा था कि वो ठीक हो रही है लेकिन आज ये और ज्यादा बेकार लग रहा है। फिर वो उसे बिस्तर पे लेटा देता है तो पैराशूट अपना हाथ आगे करके कहने लगती है कि प्लीज मेरी मदद करो। तो थियोदर उसके ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहता है कि इस घर में कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा तो प्लीज रिलैक्स करो और सो जाओ। अगले सीन में जब पैराशूट उठती है तो वो ये देख के शॉक हो जाती है कि वो बेड पर है। वो सोचती है कि मुझे लगा कि मैं बस सपना देख रही हूँ जब मैंने उसे काउच पे देखा था। क्या मैंने ग्रैंड ड्यूक को लात मारकर उसके बेड से बाहर निकाल दिया? तभी वहाँ पर थियोदर आता है। वो चिल्लाने लगती है कि मुझे माफ कर दो। आगे हमें डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। पैराशूट को पता चल गया होता है कि उसने उसे लात तो नहीं मारी थी, लेकिन वो सोचने लगती है कि थियोदर के साथ क्या हुआ है क्योंकि उसने उसे बेड पे सोने के लिए और अपने फर्स्ट नेम से बुलाने के लिए भी कहा है। तभी वो सेल्फियस से कहने लगता है कि क्योंकि तुम कैपिटल में रहोगे तो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें स्कूल भेजूं, तुम क्या कहते हो? ये सुनकर सेल्फियस तो पूरा एक्साइटेड हो जाता है। पैराशूट सोचती है कि मुझे नहीं लगा था कि वो कभी भी सेल्फियस को स्कूल जाने देगा। क्या ये सब मॉर्टन ने किया है? सेल्फियस पूछने लगता है लेकिन क्यों? मैंने सोचा कि आपने कहा कि मैं कभी भी स्कूल नहीं जा सकता। थियोदर कहता है कि वो अभी भी नहीं बदला है सच कहूँ तो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें सीखना होगा कि तुम लोगों के साथ कैसे रहोगे। वैसे भी तुम मेरे वारिस हो, तुम्हें सतर्क रहना सीखना होगा। तभी सेल्फियस उदास होते हुए कहता है लेकिन क्या हो अगर मैं किसी को चोट पहुँचा दूँ तो मॉर्टन उससे कहने लगते हैं कि ये ठीक होगा अगर आप अपने आप को चोट ना पहुंचाए तो, और अपने साथ ब्लड स्टॉपर्स भी लेके जाए। पैराशूट भी कहती है कि ये सही है। आगे वो कहती है लेकिन तुम्हें गुस्सा नहीं करना है और चीजें नहीं फेंकनी और ना ही अपना स्वॉर्ड किसी पे भी निकाल देना है। सेल्फियस चिल्लाता है कि ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं करूंगा। थियोदर कहता है तो ये डिसाइड हो गया, तुम स्कूल जाओगे। सेल्फियस कहने लगता है कि मैं अब से काफी ज्यादा सतर्क रहूंगा, मैं वादा करता हूँ। पैराशूट सोचती है कि ये काफी खुश लग रहा है, शायद ये इसके खुद का तरीका है सेल्फी से माफी मांगने का। ऐसा कहते हुए वो थियोदर की तरफ देख रही होती है। तभी थियोदर उसे देखने लगता है तो वो अपना मुंह मोड़ लेती है। अगले सीन में हम लोग रेबेका नाइट्स को देखते हैं जो कि बैरन नाइट्स की बेटी होती है और पैराशूट की लेडी इन वेटिंग। पैराशूट सोचने लगती है कि उसे नहीं लगा था कि कोई भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई करेगा, लेकिन उसने थोड़े समय पहले ही सुना था कि नाइट्स
स्ट्रगल कर रहे हैं, तो शायद रूमर्स सच होंगी। पेरिशती उससे पूछने लगती है कि क्या उसने अपने सामान रख लिया है, जिस पर वो कहती है कि हाँ योगेश, मेरे पास उतना सामान था भी नहीं और मैं अपने रूम से काफी ज्यादा खुश हूँ। वहाँ का काउच काफी ज्यादा सॉफ्ट है। जिस पर पेरिशती कहती है कि जो बेड है वो और ज्यादा सॉफ्ट है, तुम्हें उसे भी ट्राई करना चाहिए। रेबेका काफी खुश होते हुए कहने लगती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला योगेश। मुझे लगा था कि कोई और इस पोजीशन को ले लेगा, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं आपको सर्व कर पाऊंगी। और इससे पेरिशती को समझ में आ जाता है कि वो काफी ज्यादा ब्राइट है। रेबेका पूछती है कि वो कैसे आज उन्हें सर्व कर सकती है, जिस पर मेड बताती है कि हरग्रेस आज बाहर जाने वाली है, तो पेरिशती उससे भी तैयार होने के लिए कहती है। रेबेका हाँ कहती है। अगले सीन में पेरिशती सोच रही होती है कि मैं श्योर हूँ मैं स्टेप मदर और रायना से कल की तरह मिलती रहूंगी, लेकिन मैं उन्हें देखकर ऐसे अजीब फील हर बार नहीं कर सकती हूँ। मुझे पता लगाना होगा कि मैं कैसे मरी और चिफ ने जो कहा था उस कर्ज के बारे में भी। अगले सीन में हम लोग ड्यूक के एक सर्वेंट को देखते हैं। वो मॉर्टन को बता रहे थे कि इस साल काफी कम लोग अनाज उधार ले रहे हैं क्योंकि इस साल की फसल काफी अच्छी हुई है। कितनी अच्छी बात है, मैं परेशान था कि इस साल हमें और लोगों को खिलाना पड़ेगा। मॉर्टन कहता है कि मैं ये हिस्क्रेस को बता दूंगा। तभी पेरिशती कहने लगती है, लेकिन फिर भी क्या अच्छा नहीं होगा कि हम लोग उस अनाज को भी मार्केट में निकाल दे ताकि मार्केट का प्राइस कम हो सके। जिस पर वो कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा योगेश, लेकिन ये हम लोग ऐसे ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो अनाज का दाम है वो आसानी से बढ़ और घट सकता है। और वैसे भी मुझे कोई जरूरत इसकी लग नहीं रही है क्योंकि ग्रैंड ड्यूकडम के लोग किसी और जगह से काफी अच्छे तौर पे रह रहे हैं। तभी वहाँ पर कोई सर मॉर्टन चिल्लाते हुए आती है। वो कहती हैं कि हमारे पास एक दिक्कत है। फिर वो सर मॉर्टन को ये प्रॉब्लम बताती हैं। ये सुनने के बाद वो पेरिशती से कहते हैं कि हमारी मीटिंग यहीं पे खत्म होती है, दूसरा मैटर है जिस पे मेरे अटेंशन की जरूरत है। क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि योगेश अब हमारे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का इंतजार करें। ये सुनने के बाद पेरिशती ऑफ कोर्स कहती है। उसके वहाँ से जाने के बाद वही व्यक्ति कहने लगते हैं कि क्यों हरग्रेस इन सारी चीजों में ध्यान दे रही है। तो मॉर्टन कहता है कि तुमने कहा कि ये काफी जरूरी मैटर है तो चलो, यानी कि वो उसे इग्नोर कर देता है। यहाँ कैरेज में रेबेका पूछ रही थी कि इस बॉक्स में क्या है, तो पेरिशती बताती है कि ये चर्च के लिए डोनेशन है। पेरिशती खुश होते हुए सोच रही थी कि सर मॉर्टन ने इसकी डिलीवरी की जिम्मेदारी मुझे दी है। हालांकि ये एक सिंपल टास्क है, लेकिन मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। और मुझे चर्च में कुछ देखना भी है। जो लेपिलियंस है वो काफी ज्यादा डोनेशन दे रहे हैं जो कि दूसरों को पता भी नहीं है, लेकिन क्यों वो इसे पब्लिकली नहीं कर रहे हैं। लोगों के ओपिनियन के लिए ये अच्छा होता अगर लोग इसके बारे में जानते। तो रास्ते में उन लोग मार्केट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा नॉइसी होता है। तभी पेरिशती का ध्यान एक बॉक्स पे जाता है जिसको निशान के देखकर वो सोचती है कि मुझे लगता है कि मैंने ये गिल्ड का मार्क किसी पेपर्स पे देखा है ग्रैंड ड्यूक के घर पे। पता नहीं ये कौन सा गिल्ड है। डोनेशन देने के बाद पेरिशती सोच रही होती है कि मैं प्रिस्ट से उस कर्ज के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन क्या हो अगर वो सोचने लगे कि मैं डार्क मैजिक में इंटरेस्टेड हूँ। दूसरे लोग मुझे एक फंसाने वाली एक औरत जिसने अपने परिवार को घर से बाहर निकाल दिया, ये सारे नामों से जानते हैं। जो भी मैं करूँगी वो सब सस्पिशियस लगेगा और ऐसा लगता है कि जो प्रिस्ट है वो ग्रैंड ड्यूक के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करता है। तो मेरे पास काफी सारी चीजें हैं गवाने के लिए। वो चर्च के लाइब्रेरी में कुछ खोज रही होती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वो एक प्रीस्ट के पास जाके कहती है कि रेवरेंड, मैं इस बुक के बारे में बात करना चाहती थी। हम देखते हैं कि उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि क्या मैं तुम्हें कर्ज करूं। वो कहती हैं कि ये डार्क मैजिक के बारे में है। क्या ये काफी ज्यादा अलग नहीं है? क्या आप श्योर हैं कि ये ओके होगा ऐसे बुक का ऐसे चर्च लाइब्रेरी में होना? क्या हो अगर लोग इसे पढ़ने के बाद मर्डर करने लगे तो? तभी दूसरा प्रिस्ट कहने लगता है कि स्पेल्स बस अभी रिकॉर्ड्स में ही होते हैं योर ग्रेस, वो बस पास्ट की एक चीज है। हम लोग श्योर नहीं हो सकते कि वो एग्जिस्ट करते भी थे या फिर। तभी वो दूसरा प्रिस्ट चिल्लाने लगता है कि ये सही है। मैजिक काफी सालों पहले ही चला गया है और एक कर्स काफी ज्यादा बड़ा होता है, तो आप एक कर्स को डार्क मैजिक भी नहीं कह सकते। हमारे पास वैसे बुक्स हैं क्योंकि चर्च को हर चीज के बारे में पता होना चाहिए और हर चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। वैसे भी डिवाइन पनिशमेंट भी गॉड का एक कर्स। तभी
दूसरा प्रिस्ट उसको मारते हुए कहता है कि बात करना बंद करो। फिर पेरिशेटी उन्हें ये कह के कि शायद मैं गलत समझ गई थी, थैंक यू, वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में हम लोग पेरिशेटी को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि मेरी दुखी कहानी सुनाने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि शायद पॉइजन भी उसके मरने का कारण हो सकता है। तो वो पूरे टाउन के फार्मेसीज में घूम रही थी लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वो सोचने लगती है कि मुझे नहीं लगता है कि वो एक स्पेल है, तो क्या वो एक पॉइजन था। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी पॉइजन नहीं है जो कि एक सुराग ना छोड़े। क्या हो अगर ये सब बस मेरी इमेजिनेशन हो। फिर वो अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि रुक जाओ पेरिशेटी, वैसे भी पहले दिन में ही मिल जाना और ज्यादा अजीब होता। क्या दूसरे पॉइजन्स भी उतना ज्यादा दर्द कर सकते हैं जो कि मुझे ग्रैंड ड्यूक के खून से होता है। मैंने कोई भी दूसरे पॉइजन ट्राई नहीं किए हैं तो मैं नहीं कह सकती, और उन्हें ट्राई करना भी काफी अजीब होगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ग्रैंड ड्यूक से पूछ सकती हूँ। तभी वो उसी प्रीस्ट की बात याद करती है कि डिवाइन पनिशमेंट भी गॉड का कर्स है। वो सोचने लगती है कि अगर डिवाइन पनिशमेंट एक गॉड के द्वारा कर्स है तो क्या लेपेलियंस का कर्स भी एक डिवाइन पनिशमेंट है। अगर ये सच है तो चर्च भी मेरी तरह ही बर्बाद हो जाएगा। मैं ये बात अपने तक ही सीमित रखूंगी। पेरिशेटी का नाइट याद कर रहा होता है कैसे थियोडर ने उसे गार्ड करने के लिए कहा था। वो चिल्ला रहा था, लेकिन एक एलिट नाइट के तौर पे मेरी ड्यूटी आपको गार्ड करना है योर ग्रेस। थियोडर कहता है कि वो काफी ज्यादा खास है। प्रेजेंट में वो सोच रहा था कि वो जरूर चाहते होंगे कि मैं इनके ऊपर नजर बनाए रखूं, लेकिन ये है कौन कि वो इतने जगह जा रही हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि पेरिशेटी फिश ब्रेड आई हुई होती है। नाइट सोच रहा था कि वो यहाँ पर क्यों आई है, और पेरिशेटी सोच रही थी कि मुझे सेल्फी के लिए कुछ स्नैक्स खरीदना है, मैं ऐसे ही घर नहीं जा सकती। शायद उसे फिश ब्रेड पसंद आए क्योंकि उसे मीठा पसंद है। नाइट कहता है कि लेडी रेबेका अभी तक वापस नहीं आई है। हमें पता चलता है कि रेबेका संदेश पहुँचाने गई हुई थी। पेरिशेटी कहती है मैं श्योर हूँ ये इस कारण है क्योंकि वो जगह काफी पॉपुलर है। तभी वो कुछ देखकर भागने लगती है। अगले सीन में हम लोग लेडी सियोसे को देखते हैं जो कि अपने पति और अपनी बेटी को देखती हैं, जिसे देखकर वो भागने लगती है। लेकिन तब भी पेरिशेटी उन्हें पीछे खींचती हैं क्योंकि वो एक कैरेट से टकराने ही वाली थी। नीचे गिरने के बाद पेरिशेटी देखती है कि ये लेडी सियोसे है। सियोसे जब पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि ये उसका पति और बेटा नहीं था बल्कि कोई और ही था। सब लोग उसी के बारे में बात करने लगते हैं। तो पेरिशेटी उन्हें अपना कैप पहनाते हुए कहती हैं कि क्या आप ठीक हैं? तो लेडी सियोसे उठते हुए कहती हैं कि किसी को भी मत बताना जो भी आज हुआ। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में हाउसकीपर बता रही होती है कि जो गिल्ड मार्क आपने देखा था वो जरूर लेब्रॉन्स का होगा। लेडी सियोसे उस बिजनेस को चलाती हैं क्योंकि फेस्टिवल का दिन नजदीक आ रहा है तो उनके पास काफी ज्यादा बिजनेस होगा टाउन में करने के लिए। पेरिशेटी सोचती है तो इस कारण वो वहाँ पर थी, लेकिन वो काफी ज्यादा घबराए हुए लग रही थी। क्या वो ठीक है? तभी वो पूछती है कि योर ग्रेस आपका हेड कहाँ है? तो पेरिशेटी बताती है कि वो हवा में उड़ गया। तो वो कहती है कि मैं टेलर को बता दूंगी। पेरिशेटी सोचती है कि हाउसकीपर थोड़ी कोल्ड है लेकिन उनका चाय गर्म और काफी ज्यादा डिलीशियस है, इससे मुझे काफी अच्छा महसूस होता है। तभी वहाँ पर सेल्फियस आता है और वो कहते हैं कि क्या आपने अपने हाथ में चोट लगा लिया? तो पेरिशेटी कहती है कि नहीं, ये कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी खरोच। लेकिन क्या तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो? तो सेल्फियस कहता है कि मैं वहाँ पर अभी बस रजिस्टर करवाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास अभी भी कुछ दिन बाकी हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है एडवांस में तैयार करने के लिए। लेकिन अगर आपके साथ ये ठीक है तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? लेकिन अगर आप बिजी हैं तो आपको आने की जरूरत नहीं है। तो पेरिशेटी उसके सर पे हाथ रखते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने ये खुद से तुमसे पहले नहीं पूछा, चलो एक साथ चलते हैं। तभी वो फिश ब्रेड की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये क्या है? पेरिशेटी बोलती है कि मैंने ये तुम्हारे लिए लाया है, ये एक डेजर्ट है जो कि फिश की तरह दिखता है। अगले सीन में रात हो गई होती है। पेरिशेटी थियोडर को देखकर सोच रही थी कि आजकल ये घर जल्दी आ जा रहा है, लेकिन क्यों? तभी वो कहता है कि मैंने सुना कि तुमने सियोसे को देखा था।
पैराशूटी सोचती है कि उसने हमारे बारे में बता दिया, लेकिन लेडी थियो से उसको एक सीक्रेट रखना चाहती थी। फिर वो हाँ कहती है तो थियोडर आगे कुछ नहीं कहता है। पैराशूटी सोचती है कि अच्छी बात है, ऐसा लगता है कि उसने बस इतना ही बताया है। वो पूछती है तो क्या तुम सेल्फी के साथ जा रहे हो स्कूल जब वो रजिस्टर करेगा, जिस पर वो कहता है कि मोल्टन सेल्फी के साथ जाएंगे। पैराशूटी कहती है कि मुझे पता है कि आपके पास काफी ज्यादा काम है, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर सेल्फी किसी ऐसे के साथ जाए जिसे स्कूल के बारे में पता है। आप भी तो स्कूल गए थे है ना, जिस पर थियोडर कहता है कि मैं स्कूल नहीं गया था। पैराशूटी हैरान होते हुए सोचती है कि क्या इसका मतलब ये है कि ये कैपिटल के स्कूल में नहीं गया था या फिर ये स्कूल ही नहीं गया था। ये कुछ भी क्यों ना हो, क्या एक फैमिली को उस लड़के के साथ स्कूल में नहीं जाना चाहिए? ये उस बच्चे के रजिस्ट्रेशन की बात है। मैंने सुना कि तुम एक लॉयर को खोज रही हो। पैराशूटी कहती है कि हाँ। वो कहता है कि रुक जाओ, मैं खुद से तुम्हारे लिए एक लॉयर खोज दूंगा। पैराशूटी ये सुनकर शौक होते हुए सोचती है कि जो ग्रैंड ड्यूक है वो खुद से मेरे एक लॉयर खोजेंगे। ऑफ कोर्स ये काफी अच्छा होगा, लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहा है? फिर वो उसे शुक्रिया कहती है। थियोडर जाने लगता है तो वो चिल्लाती है कि रुक जाइए, आज आपकी बारी है बेड पे सोने की। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर एंड हाइप जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।